तुम्हें पता हो कि हम साहिलों के परवरदा मोहब्बतों में भी मजबूत जाल बांधते हैं। फिर उसके बाद कहीं भी वो जा नहीं सकता। जिसे भी बांधते हैं हम कमाल बांधते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज़ में मावरा तलहा का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल मर के तमन्ना। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि नॉवल स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं मर्गे तमन्ना की लेटेस्ट एपिसोड ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। अफशीन कितनी ही देर से डिपार्टमेंट की राहदारियों में घूमते हुए हाजिम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वो उन्हें कितनी बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मम्मी का प्रेशर उस पर भर रहा था। उसके लिए फैसला कुन सूरत हाल बनी थी, लेकिन कितनी बार कोशिश के बावजूद हाजिम से बात नहीं हो पा रही थी। उसकी समझ में ये भी नहीं आ रहा था कि वो बात नहीं करना चाहते या मौका नहीं मिल रहा। वो मायूस होकर तलाश करने का इरादा तर्क करते हुए कैफे की जानिब चली आई। वो कैफे काउंटर के करीब खड़ी थी जब उसे कुछ दूर एक कोने में वो बैठे दिखाई दिए। उन्हें वहां देखकर उसके बेचैन दिल को करार आया। उसने चाय का कप लिया और मुस्कुराते हुए उसी जानिब चली आई। तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ आई, अफशीन ने बड़े पुरजोश अंदाज में कहा। उन्होंने उसे देखकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो लम्हे में मुस्कुराहट की हकीकत को जान गई थी। क्या तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है। वो अपने ख्यालों को झटकते हुए उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। वो जो बात करने आई थी वो भूल ही गई। कितने ही लम्हे उसे समझ में नहीं आई कि ऐसे सर्द तासुरात पे वो क्या रद्द अमल देगा। वो खुद को जाने महफिल समझती थी और उसकी अदाओं के सामने किसी और ख्याल में खोया रहना आसान नहीं था, लेकिन वो कहीं और गुम थे। ये नजर अंदाजी सहना उसके लिए आसान नहीं था। तुम मुझसे नाराज हो? उनकी जगह कोई और होती तो वो कब की उठकर चली गई होती, लेकिन न जाने उनमें क्या सहर था कि वो चाहकर भी उनसे दूर नहीं जा पाती थी। उनके मद्दार में गर्दिश करना उसकी ख्वाहिश थी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ अफशीन, ऐसी बातें मत सोचो। फिर इतने खामोश क्यों हो? बस एक छोटी सी परेशानी है। उन्होंने दाएं हाथ से पेशानी को मसलना शुरू किया, जिससे साफ जाहिर था कि परेशानी छोटी नहीं है। ऐसी कौन सी परेशानी है जो मुझे देखकर भी गायब नहीं हुई? उसके बालों को झटके से पीछे करते हुए अदाएं बेनियाजी से पूछा। उन्होंने जवाब देने के लिए लब खोले, लेकिन निगाहें किसी और जाविये पे मरकूज होकर रह गई। अफशीन ने उनके साकत अंदाज पे उसी समत देखा, लेकिन अच्छा भला मजाज लम्हे में गारत हो गया था। उनसे कुछ फासले पे इज्जत खड़ी थी। वो उसे मुसलसल घूरने में मसरूफ थी कि उसी पल उनकी निगाहें आपस में टकराई। अफशीन को अपने लिए उसकी आंखों में हकारत का दरिया बहता नजर आया था। उसकी नफरत महसूस करके अफशीन की रगें सुलगने लगी थी। बताओ ना हाजिम, कौन सी परेशानी है? उसने इज्जत की जानिब एक मक्कार मुस्कुराहट उछाली और अपना नाजुक हाथ एक अदा से हाजिम के हाथ पे रख दिया, जो अब भी उसी जानिब मुतवज्जा था। उसके हाथ पकड़ने की देर थी। इज्जत लम्हा जाया किए बिना वहां से चली गई। उसने मुत्तमिन होकर दोबारा हाजिम की जानिब निगाहें की, लेकिन वो अब भी उसी जानिब देख रहे थे। वो जा चुकी है हाजिम। उसने हाथ हिलाकर जमूद तोड़ने की कोशिश की। तुमने बताया नहीं क्या परेशानी है? उसने दोबारा सवाल दोहराया। इज्जत, इस नाम से उसे नफरत थी, लेकिन हाजिम के मुंह से सुनना उससे भी बुरा तजुर्बा था। उसने मुड़कर देखा कि शायद वो दोबारा आ गई है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो जा चुकी है। उनके खोए हुए अंदाज को देखते हुए उसने तकरीबन चबा चबा कर बताया। मेरी परेशानी की वजह वो है, वो थक चुके थे। सालों अपनी मोहब्बत को दिल में दबाते वो अब टूटने लगे थे। अपने जज्बात का बोझ उठाकर थक चुके थे। उसके रूठे रहने के खौफ से डरने लगे थे। अब वो पजीराई चाहते थे। उसकी नजरे करम के तमन्नाई थे। अपनी मोहब्बत के ख्वाब की ताबीर उसकी निगाहों में चमकते देखना उनकी अव्वलीन ख्वाहिश थी।
अब वो सहारा चाह रहे थे। अब तकलीफ रोने को कंधे की तमन्ना थी और उसी लम्हे उन्हें अपना रफूगर उसकी शक्ल में नजर आ रहा था। उनकी आंखों की सुर्खी और चेहरे पे रकम बेबसी ने उसे कई लम्हे कुछ कहने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके सवालों का जवाब इज्जत होगा। वो उस लड़की के मुतालिक बात भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मजबूर थी क्योंकि उसने कई बार खुद वजह जानने की कोशिश की थी। तुम भी ना बिला वजह सबकी परेशानियां पा लेते हो। उसके घर वाले होंगे उसका अच्छा बुरा सोचने के लिए, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने हाजिम का हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर सहलाना शुरू कर दिया। वो उन्हें अपना लम्स महसूस कराना चाहती थी। सोचों का रुख बदलना उसे नहायत आसान लगता था। मसला ये नहीं है अफशीन कि उसका हमारे अलावा कोई है या नहीं, फिर मसला ये है कि मेरा उसके सिवा कोई नहीं। कैसा दर्द छुपा था इस बात में कि वो सारी नफरत भूल भाल कर हाजिम का चेहरा देखने लगी, जहां आज वो बातें रकम थी जिनका गुजर कभी उसके वहमो गुमान में नहीं था। वो हाजिम शफीक को अपना दीवाना समझती थी। उसके लिए दिए अंदाज को शराफत समझने की बजाय अपने वजूद की बर्तरी समझती रही, लेकिन आज अपने हुस्न का इल्म उसके दिल पे सजा देने का फख्र नहायत शिद्दत से जमीन बोस हुआ था। वो अपनी मौजूदगी में किसी मर्द का ख्याल कहीं और भटकने ना देने की रवादार थी और सामने बैठा इंसान उसकी संगत में रहते हुए दिल किसी और को पकड़ा आया था। मेरे सब रास्ते उस तक जाते हैं। मेरी जिंदगी और मेरे जीने का मकसद वही है। मेरी उम्र भर की रियाजत वो है। मैं किसी और की परेशानी गले में लटकाए नहीं घूम रहा, किसी का अच्छा बुरा नहीं सोच रहा। मैं इज्जत के मुतालिक बात कर रहा हूँ और वो मेरे लिए क्या है मैं ये खुद भी नहीं जानता और ना किसी को समझा सकता हूँ। उन्हें वाकई इस वक्त किसी हमदर्द की जरूरत थी, क्योंकि सब कह देने के बाद दिल में सुकून उतर रहा था। दिल के बंद कमरे में हवा आने को छोटी सी दर्ज बन गई थी। मोहब्बत कोई मोजज़ा नहीं जो सालों ना हो, बल्कि एक नरम गद्दार सा ख्वाब है जो हर आंख में उतर सकता है। और जब मोहब्बत हो जाती है तो वो बार बार अपना जिक्र मांगती है, हर सू अपना नाम सुनना चाहती है। ये कभी सरगोशी बिना किसी दूसरे कान में उतारी जाती है और कभी सफेद कागज पे लफ्जों की सूरत बसारत में महफूज की जाती है। कभी गर्म दोपहरों में दो सहेलियों के दरमियान धीमी सी मुस्कुराहट से ढल जाती है और कभी सर्द लंबी रातों में जागती आंखों के अक्स में बहने को आ जाती है। कभी खुशबू बनकर फिजा में बिखर जाती है और कभी आंगन से दूसरे आंगन सरगोशियों में सफर करती है। तो इसमें मेरा मतलब है, पसंद करते हो तो फिर ये परेशानी क्यों है? उसके लिए बोलना नहायत मुश्किल हो रहा था। खुद पे शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा था। क्यों अभी तक यहाँ बैठकर अपनी जगह किसी दूसरे के लिए मोहब्बत का इजहार सुन रही है? इज्जत ये सब जान गई है। मैंने सालों उससे छुपाए रखा, लेकिन कल ना जाने कैसे जब्त टूट गया। जज्बात में ऐसा बह गया कि वो हर चीज से बेनियाज रहने वाली मेरी आंखों में अपना वजूद देख गई। खामोशी किसी चीज का हल नहीं होती। उन्हें बोलना था, उसे मनाना था, और ये सोच उस लम्हे अफशीन से बात करते हुए जहन में आई थी। मतलब इतने साल वो नहीं जानती थी कि तुम उसे पसंद करते हो, और अब जब तुमने बताया तो वो नाराज हो गई। उसे अब समझ में आया कि वो फौरन वहां से चली क्यों गई और उसकी आंखों की जलन उसके लिए कम और हाजिम के लिए ज्यादा क्यों थी। ये सूरत हाल उसके लिए मुफीद थी। तुम्हें पता करना चाहिए ना वो क्यों नाराज हुई है। हो सकता है वो किसी और को पसंद करती हो, क्योंकि कोई भी लड़की इतनी अनजान नहीं होती कि कोई उसे सालों से मोहब्बत कर रहा हो, पसंद कर रहा हो और उसे खबर ना हो। इस नाराजगी को तूल देना उसके लिए फायदेमंद था। ऐसी बात नहीं है। वो हमेशा मेरे लिए किंजा की तरह सोचती रही। उसने मुझे एक भाई की तरह समझा और माना। इस वजह से वो ज्यादा हर्ट हुई। उन्होंने फौरन उस बात की तरदीद कर दी। उन्हें यकीन था इज्जत की जिंदगी में कोई दूसरा नहीं था, वरना किंजा उन्हें जरूर बताती। तुम कहते हो मान लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं। उसका बस नहीं चल रहा था कि जाकर इज्जत का मुंह नोच ले, जो उसके इरादों के दरमियान दीवार की मानित खड़ी हो गई थी। लेकिन दीवार तोड़ी जा सकती थी और यही ख्याल उसके लिए तसल्ली बख्श था। तुम मुझे बताओ अफशीन। उन्होंने आगे होकर फौरन उसका हाथ थामा। वो मजीद झुलस कर रह गई। वो कैसे मानेगी? मतलब लड़कियां क्या पसंद करती हैं? अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता तो तुम्हारा रद्द अमल क्या होता?
انہیں اس کی صورت ایک مسیحا مل گیا تھا اور وہ آج ہی سب کہہ دینا چاہ رہے تھے۔ میری مانو تو کچھ دن اس سے دور رہو، مطلب تھوڑا فاصلہ رکھو، اسے سوچنے دو، کسی فیصلے پہ پہنچنے دو۔ میں نے تو یہ سن رکھا ہے کہ محبت سچی ہو تو مقابل کے دل تک رسائی پا جاتی ہے، تو اظہار تم کر چکے ہو، اب اپنی محبت آزما لو۔ اس نے نہایت سوچ کر اور نپے تلے انداز میں جواب دیا۔ اس کے ارادے، پسندیدگی سب پسے پشت چلی گئی تھی۔ ابھی سب سے ضروری ان دونوں کو دور رکھنا تھا اور اس کو کوشش کا آغاز اس نے کر دیا تھا۔ کیا واقعی مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ وہ ششو پنج میں مبتلا ہوئے۔ بالکل، میری رائے تو یہی ہے۔ اس نے نہایت آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑائے اٹھ کھڑے ہوئی۔ وہ اپنے خیالوں میں دوبارہ مگن ہو گئے۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی انہیں دیکھتی رہی اور پھر کیفے سے نکل گئی۔ اس نے طائرانہ نگاہ ارد گرد دیکھا اور چند ہی لمحوں میں مطلوبہ چیز دیکھ لی۔ اس نے تیز قدموں سے اس جانب رخ کیا جہاں عزت بینچ پہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کے وجود میں انگارے سلگ رہے تھے۔ وہ عزت کے بالکل قریب آ کھڑی ہوئی۔ کسی کے پاس آنے کے احساس پہ اس نے سر اٹھا کے دیکھا اور اسے دیکھتے ہی چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی سرخ آنکھوں میں غصہ ہلکورے لینے لگا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، حازم شفیق صرف میرا ہے۔ تمہارے ڈورے اور معصومیت کے ڈرامے اسے مجھ سے چھین نہیں پائیں گے۔ میں افشین نعیم ہوں، جو چیز پسند آ جائے اسے ہر قیمت حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور اگر مجھے نہ ملے تو کسی دوسرے کے قابل بھی نہیں چھوڑتی۔ اس کے قریب ہوتے ہوئے پھنکارتے لہجے میں دھمکی دیتے انداز میں کہا، تو پھر عادتیں بدل لیجئے، کیونکہ وہ کوئی چیز نہیں، ایک جیتے جاگتے انسان ہے۔ اپنا دکھ بھولے اس نے منہ توڑ جواب دیا۔ جو بھی تھا وہ آج بھی ان کے متعلق ایسی گھٹیا بات نہیں سن سکتی تھی۔ آئندہ سوچ سمجھ کر ایسی واہیات باتیں میرے ساتھ کرنا، کیونکہ میں بھی ہر بار لحاظ نہیں کرتی، اور اگر کوئی ایک بار نہ سمجھے تو دوسری بار بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ وہ ایک حد میں رہتے ہوئے جتنا سخت بول سکتی تھی بول گئی۔ افشین نعیم وہاں سے جا چکی تھی، لیکن اس کا دکھ مزید بڑھ گیا تھا۔ زبیر احمد ایک ضروری میٹنگ کے لیے آفس سے نکل رہے تھے۔ آفس کا دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے مختار احمد کو دیکھا تو سارے ضروری کام ادھورے نظر آنے لگے۔ آپ یہاں؟ مجھے بلوا لیا ہوتا۔ انہوں نے اپنے قدم واپس موڑ لیے۔ ہاں، جیسے تم تو میرے کہنے پہ دوڑے چلے آتے۔ مختار احمد کے لہجے میں تلخی اور طنز واضح تھا۔ آج بھی آپ کو مجھ سے شکوے ہیں، لیکن اب مجھے دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں آپ کو کبھی خوش نہیں کر سکتا۔ وہ آفس کے سیٹنگ ایریا کی جانب چل دیے۔ تم نے کبھی مجھے خوش کرنے کی کوشش کی ہو تو مجھے خوشی ملے نا؟ جی، میری ہی کوتاہی ہوگی۔ زبیر نے ہاتھ سینے پہ رکھتے ہوئے آرام سے غلطی تسلیم کر لی۔ کیا پئیں گے؟ کچھ بھی منگوا لو۔ مختار احمد کے ہر انداز سے بیزاری ظاہر ہو رہی تھی۔ ظاہر احمد نے چائے کے لیے کہا اور ان کے مقابل صوفے پہ بیٹھ گئے۔ آپ خود یہاں تک آئے ہیں، یقیناً کوئی بڑی بات ہوگی۔ زبیر احمد نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ان کو بھی تشویش ہو رہی تھی، کیونکہ مختار احمد کی آمد بلا وجہ کبھی نہ رہی تھی۔ تمہارا اپنا نافرمان بیوی یا بیٹے سے یقیناً رابطہ ہوگا۔ سوال کے ساتھ آنکھیں بھی ان کے چہرے پہ مرکوز تھی۔ نہیں، میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ زبیر احمد نے ایک لمحے کا توقف کیے بنا جواب دیا۔ مختار احمد کتنی ہی دیر چہرے سے سچائی پرکھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ میں تمہیں شروع سے کہتا آیا ہوں، وہ بہت تیز عورت ہے، اس پہ قابو رکھو، لیکن تم نے میری ایک نہیں مانی اور اب اپنا بیٹا بھی گنوا چکے ہو۔ تم جیسے کمزور لوگ ہی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ تم نے کبھی میری کوئی بات مانی ہوتی تو آج یوں چہرہ لٹکائے میرے سامنے نہ بیٹھے ہوتے۔ مختار احمد طنز پہ طنز کر رہے تھے۔ ابا جان، آپ کی مان کر ہی تو اس حال میں پہنچا ہوں کہ سالوں کی ریاضت کے بعد بھی خالی دل، خالی ہاتھ، خالی دامن ہوں۔ میں نے آپ کو ایک غلط فیصلے سے بہت باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن تب بھی آپ نے اپنی من مرضی کی، اور اس کے بعد بھی آپ کی باتیں غلط تھی۔ میں اس تیز عورت کو چھوڑنے کو تیار تھا، تب آپ نہیں مانے، اور میں آپ کی مان کر اس پہ ظلم نہیں کر سکا، اسے ایک کمزور عورت ہونے کی سزا نہیں دے سکا۔ لیکن آپ کو اس سب سے کیا؟
آپ بس میری غلطیوں کو شمار کیجیے اور میرا درد بھول جائیے۔ مختار احمد نے مٹھیاں بھینچ کر خود پہ ضبط کیا۔ اچھا، اس عورت کو چھوڑو لیکن کم از کم اپنا بیٹا تو محفوظ رکھتے۔ مختار احمد ہر صورت زبیر احمد کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہ رہے تھے۔ مجتبیٰ محفوظ ہے، اپنی ماں کے ساتھ ہے اور مجھے یقین ہے وہ مجتبیٰ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گی۔ آخر کار میری طرح اس کی زندگی بھر کی کمائی بھی تو وہی ہے۔ وہ ہر طرف سے رقیہ کا دفاع کر رہے تھے جو مختار احمد سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس عورت کی تعریفوں سے فرصت ملے تو پیر شاہ کا بھی سوچ لینا جس کے لوگ اپنے بزرگوں کے نئے گدی نشین کا انتظار کر رہے ہیں۔ مختار احمد اب کھل کر موضوع پہ آئے۔ میں آپ کے مزار اور اس گدی نشینی کے سلسلے سے سالوں پہلے بے دخل ہو چکا ہوں، اس لیے آپ یہ شکایت مجھ سے نہ کیجیے۔ ان کے دو ٹوک جواب پہ وہ پہلو بدل کے رہ گئے۔ زبیر، ہمارے خاندان کا نام مٹ جائے گا، کچھ عقل کے ناخن لو۔ مختار احمد اس پل زبیر احمد کو دنیا کا بے وقوف انسان سمجھ رہے تھے۔ ایک دن سب کچھ مٹ جائے گا، سب ختم ہونے کے لیے ہی تو ہے، اس میں میرا یا آپ کا کیا زور؟ زبیر، مجتبیٰ مجھے دے دو ورنہ میں اسلم درانی سے ہاتھ ملا لوں گا۔ اس دھمکی کے وہ منتظر تھے، سو انہیں عجیب نہیں لگا۔ آپ اپنے ہر فیصلے کے لیے آزاد ہیں ابا جان۔ زبیر احمد ان کا پھینکا گیا ہر جال بے اثر کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے اسلم خان درانی کبھی بغیر فائدے کے ان کی مدد نہیں کرے گا۔ ویسے اس نے آپ سے ایسا کیا مانگ لیا جو آپ کو دھمکی دینے کے لیے یہاں آنے کی زحمت کرنا پڑ گئی؟ وہ حیدر اور ابراہیم کا پتہ چاہتا ہے۔ ان دونوں کی خیر چاہتے ہو تو مجتبیٰ مجھے دے دو، ورنہ کتنے بے گناہوں کا خون بہے گا، یہ ان کا فیصلہ کنوار تھا۔ اپنے اونچے شملے کو درست کرتے ہوئے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ ان دونوں کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ اگر یہ معلوم نہ ہوتا تو اس لمحے ان کے چہرے کا اطمینان رخصت ہو چکا ہوتا۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا زبیر، میں نے آج تک انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، پر اب کروں گا تو یقیناً کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا۔ مختار احمد نے آفس کے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ کتنے ہی لمحے بے جان سے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے۔ یہ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہیں کسی میٹنگ پہ جانا تھا، یہ وہ بھول چکے تھے۔ بس سوچوں کا اس دہام تھا جس نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے ان دونوں کو تلاش کرنا یا اسلم درانی کے حوالے کرنا ان کے لیے ناممکن تھا، لیکن دوسری طرف یہ بھی معلوم تھا کہ وہ گدی نشینی کے لیے آخری حد تک جا سکتے ہیں۔ موسم کے بدلتے رنگوں سے سارا سڈنی محفوظ ہو رہا تھا۔ کرسمس کے دن قریب تھے، اس لیے ہر سو ایک چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ وہ کافی عرصے بعد ماما کے ساتھ باہر نکلی تھی، اسی وجہ سے شہر کی رونقیں کچھ زیادہ ہی دلچسپ معلوم ہو رہی تھی۔ ان کی منزل کوئین وکٹوریہ شاپنگ سینٹر تھا اور یہ اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ کوئین وکٹوریہ کے ارد گرد قدرتی مناظر کی خوبصورتی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ برطانوی طرز کی عمارت ایک صدی پہلے کی یاد تازہ کرتی محسوس ہوتی تھی۔ کوئین وکٹوریہ میں ہر سال کرسمس کو لے کر نت نئے تجربات کیے جاتے تھے اور اس سال سڈنی کا سب سے بڑا کرسمس درخت کوئین وکٹوریہ میں تھا جسے دیکھنے لوگوں کی کثیر تعداد آ رہی تھی۔ لامیہ، یہ تم مجھے کس قدر بھیڑ میں لے آئی ہو؟ فاطمہ زیادہ تر گھریلو مصروفیات کو اہمیت دیتی تھی، بھیڑ اور ہجوم سے انہیں ہمیشہ سے کوفت رہی تھی۔ ماما، آپ پریشان مت ہوں، بس لوگوں کے چہروں پہ خوشیوں کے رنگ دیکھیے نا، سب کتنے خوش ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑے چلتے ہوئے ہر منظر کو نہایت دل جمی سے دیکھ رہی تھی اور انہیں بھی ایسا کرنے کا کہتی جا رہی تھی۔ ہاں، سب خوش ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے، تم بس جلدی سے اپنا کام کرو۔ میں نے کہا بھی تھا کہ سبین کو اپنے ساتھ لے لو، لیکن تم بھی جب ضد پہ اڑ جاؤ تو آسانی سے مانتی نہیں۔ وہ گھبراہٹ میں مسلسل بول رہی تھی۔ اچھا چلیں، بتائیے اذلان کے لیے کیا گفٹ لوں؟ اس نے ایک دکان کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی پسند ناپسند تم زیادہ اچھے سے جانتی ہو۔ انہوں نے کوئی رائے نہیں دی تو اس نے سامنے نظر آتی کپڑوں کی دکان کا رخ کیا۔ اس نے اچھا خاصا وقت صرف کر کے اذلان کے لیے تحفہ لیا اور دکان سے نکل آئی۔ آپ کہاں جا رہی ہو؟ میں تھک چکی ہوں لامیہ۔ اسے مزید آگے بڑھتے دیکھ کر انہوں نے احتجاج کیا۔ جی، مجھے معلوم ہے کہ میں تھک چکی ہوں، اس لیے کہیں بیٹھ کر کچھ کھاتے ہیں۔ اس کا رخ مال کے نچلے حصے کی جانب تھا جہاں اس کا پسندیدہ ریسٹورنٹ تھا۔ وہ جب بھی کوئین وکٹوریہ آتی چھوٹی رنگ برنگی مچھلیوں کی دکان کا رخ ضرور کرتی۔
मामा की वजह से उसने तकरीबन कोने वाला मेज मुंतखब किया और फिश ऑर्डर करने के साथ उनके लिए जूस मंगवा लिया। ऑर्डर आने में कुछ वक्त था, इसलिए उनका ध्यान बटाने के लिए उसने यूनिवर्सिटी की बातें शुरू कर दी। उन्हें वहां बैठे कुछ देर ही हुई थी कि उसने तैयबा हैदर को शॉप में दाखिल होते देखा। पुप्पो यहाँ क्या कर रही हैं? उसे काफी हैरानी हुई और उसकी हैरानी पे मामा ने भी चौंक कर उन्हें देखा। किसके साथ हैं? क्या अजलान है? उनके साथ कोई लड़का था जिसकी पुश्त उनकी जानिब होने की वजह से वो चेहरा नहीं देख पा रही थी। नहीं, अजलान नहीं है। उनका हैरान होना फितरी बात थी। वो दोनों फैमिलीज के सर्कल को अच्छी तरह जानती थी और अजलान के अलावा कोई लड़का ऐसा नहीं था जिसके साथ पुप्पो की इतनी बेतकल्लुफी हो कि उसके साथ मार्केट आए। जो भी है ये छोड़ो, इन्हें यहाँ इनवाइट कर लो। मेरे ख्याल से उन्हें स्पेस देना चाहिए। हो सकता है कोई पर्सनल मैटर हो। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी वो फासिलों को महदूद नहीं कर पाई थी। वो अभी जाने ना जाने की कश्मकश में थी कि वो लड़का उठ खड़ा हुआ। उसने पुप्पो के हाथ से कुछ लिया और वहां से निकल गया। वो लोग उसका चेहरा नहीं देख सकी थी। उसी लम्हे तैयबा हैदर की निगाह उनसे टकराई। वो कई लम्हे वहां से उठी नहीं। अजीब साका सा अंदाज था। मामा ने हाथ के इशारे से उन्हें अपनी तरफ बुलाया तो हल्की सी मुस्कुराहट उनके होंठों पे नमूदार हुई। आप लोग यहाँ कैसे? उनका लहजा चंद लम्हे पहले के तासुरात से बरअक्स था। लामिया ने अजलान के लिए गिफ्ट लेना था। मैंने बारहा कहा सबीन को साथ ले जाओ, लेकिन इसने मेरी एक नहीं मानी। लेकिन आपके साथ कौन था? मैं पहचान नहीं पाई। उन्होंने काफी तफसील से जवाब दिया। क्या आप लोगों ने उसका चेहरा देखा? ना जाने क्यों उनके चेहरे के तासुरात फिर से बदले थे। नहीं, चेहरा देख लेती तो शायद पहचान लेती। उसे मामा का बार बार इसरार करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उस वक्त उन्हें मना भी नहीं कर सकती थी। मैं तो यहाँ बच्चों की शॉपिंग के लिए आई थी। ऐसे में एक दोस्त को कुछ पैसे चाहिए थे तो मैंने उसके बेटे को यहाँ ही बुला लिया। उन्होंने मुस्कुराकर तफसील से जवाब दिया। निगाहें लामिया पे मरकूज थी। इसी बहाने हमारी मुलाकात हो गई। ऑर्डर आ चुका था। पुप्पो ने उसे मजीद कुछ भी मंगवाने से मना कर दिया था। फातिमा, मैंने इन दोनों के लिए शॉपिंग शुरू कर दी है। अजलान ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है और अब मुझे ज्यादा देर नहीं करनी। मैं जल्द अज जल्द अजलान की दुल्हन घर लाना चाहती हूँ और मुझे यकीन है तुम दोनों को एतराज नहीं होगा। लेकिन लामिया की डिग्री मुकम्मल नहीं हुई अभी। उन्होंने इतनी अफरा तफरी का कब सोचा था? तुम परेशान नहीं हो, मैं इब्राहिम से बात कर लूंगी। और वैसे भी लामिया अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। हमारी तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं होगी। इतना तो तुम्हें हम पे यकीन होना चाहिए ना? वो मुस्कुरा कर बोली। लेकिन बाजी, बस फातिमा, मैं अब इस मामले में किसी की नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊंगी और इब्राहिम के साथ कोई अच्छा सा दिन फिक्स कर लूंगी। वैसे क्रिसमस का दिन कैसा रहेगा? वो खुद ही सारे फैसले कर रही थी। ठीक, आप इब्राहिम से बात कर लें। वो उनकी जल्दबाजी को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन ज्यादा एतराज बहस को जन्म दे सकते थे। सो उन्होंने फिल वक्त खामोशी इख्तियार कर ली थी। आज के दिन वो अजलान को अच्छे से विश करना चाहती थी, उसका दिन यादगार बनाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मूड बुरी तरह खराब हो चुका था। वो एक बार फिर से अंदेशों का शिकार हो रही थी। अजलान के दिए गए दिलासे अपना वजूद खोने लगे थे। आज का दिन नहायत थका देने वाला था। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन मीटिंग्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बड़े अब्बा ने उस पे एतमाद किया था और इस एतमाद पे पूरा उतरने के लिए अब्दुल वदूद दिन रात मेहनत कर रहा था। उस लम्हे फरागत के चंद पल मुयस्सर हुए तो सोफे पे रखी डायरी का ख्याल आया। उसने जल्दी से बैग खोलकर डायरी निकाल ली। वो कितने ही लम्हे सिर्फ सरे वर्क देखता रहा। ऐसे काम करना उसकी फितरत नहीं थी, लेकिन वो कई बार रातों को नूरी के हाथ में ये डायरी देख चुका था। यही पकड़े वो फोन के पास मंडलाती नजर आती थी। वो देखना चाहता था इसमें ऐसा क्या है। सो नहायत एहतियात से पहला सफा खोला। उसने पहले सफे पे लिखा नंबर मिलाया, लेकिन नंबर बंद था। शायद रात में वो दोनों उसी के मुतल्लिक बात कर रहे थे। उसने अपने एक दोस्त को नंबर भेजकर मालूमात निकलवाने का कहा। उससे आगे कुछ सिफात पे शायरी लिखी थी जो उसके ज़ौक से मेल नहीं खाती थी। उसने सिफात जल्दी से पलट दिए। उसी लम्हे दरवाजे पे दस्तक हुई। उसकी इजाजत मिलते ही जो चेहरा नजर आया उसने हाल की दुनिया में वापस खींच लिया था। खुश आमदीद।
मैं बिल्कुल भूल गया था कि आज से कुछ नए लोग हमारे साथ शामिल होने वाले हैं। उसने खड़े होकर इज्जत को खुशामदीद कहा। लेकिन तुम जल्दी नहीं आ गई? उसने दीवार गिर खिड़की पे वक्त देखकर कहा। आज क्लासेस नहीं थी तो वक्त जाया करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए यहाँ चली आई। उसने अपने जल्दी आने की वजह बताई। बहुत अच्छा किया। उसने हाथ से बैठने का इशारा किया। मैं अभी तुम्हें मजीद साहिब के साथ भेज रहा हूँ, वो तुम्हें काम समझा देंगे और जैसे ही सब लोग आ जाएंगे तो हम तफसीली बात करेंगे। उसने फोन पर मजीद साहिब को अंदर आने का कहा। इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। उसका बुझा बुझा अंदाज वाज़िया महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ कहने से गुरेज किया कि हर इंसान के ज़ाती मामलात होते हैं। जिन नए लोगों को हायर किया गया है वो मेरे अंडर काम करेंगे। अब्दुल वदूद उससे बात कर रहा था जब अचानक दरवाजा धार से खुला। इन दोनों ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। आपको किसी के कमरे में आने की तमीज नहीं है? वो अपनी कुर्सी से खड़े होकर गुस्से को जब्त करते हुए बोला। ए लड़की, जाओ यहाँ से। साद अली चट्टा ने नखुवत भरे अंदाज में उसे वहां से जाने का कहा। वो हैरान सी बदलती सूरत हाल देख रही थी। इस कदर बुरे अंदाज पे कुछ बोलने वाली थी, लेकिन चुप रहना मुफीद लगा, इसलिए बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। आप बताना पसंद करेंगे कि इस बदतमीजी की वजह क्या है? वो वापस बैठकर नापसंदीदा निगाहों से उन्हें देखते हुए बोला। कंपनी के कानूनी मामला तुम देख रहे हो, इसलिए फौरन हसैन ला फर्म को कंपनी से अलहदा करो। साद अली चट्टा ने मेज पे दोनों हाथ रखते हुए हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। उनकी बात सुनकर उसके होंठों पे तंजिया सी मुस्कुराहट रेंग गई। अगर ताशफीन भाई उसे पहले से सारी सूरत हाल ना बता चुके होते तो शायद उसी लम्हे हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन फिल वक्त तो वो उनकी बेबसी का मजा ले रहा था। मिस ज़ारा ने ऐसा क्या कह दिया जो आप आपे से बाहर हो रहे हैं? अपनी हद में रहो अब्दुल वदूद। लहजा बुलंद होने के साथ चेहरा भी सुर्ख हो गया था। आप भी अपनी हरकत पे थोड़ा काबू रखिए। ये सब करने से पहले अपनी जवान बेटी और बीमार बीवी का सोच लिया करें। वो उनके गुस्से को खातिर में नहीं लाया। वो तुम्हारा दर्द सर नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। वो हमेशा से अपनी मनमाना पसंद करते थे। अब्दुल वदूद का एतराज कहाँ खातिर में लाते। मैं ये नहीं करूंगा। वो लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, इसमें आपकी गलती है और किसी एक फर्द की कोताही का भुगतान कंपनी नहीं भुगतेगी। उसने दो टोक अंदाज में इनकार कर दिया। मैं अब्बा जान के पास जाऊंगा। तुम्हारी ये बदतमीजी ज्यादा देर चलने नहीं दूंगा। शौक से जाइए, लेकिन उन्हें अपना कारनामा जरूर बताइएगा। उसने हाथ से दरवाजे की समत इशारा किया। वो चंद लम्हे उसे गुस्से से घूरते रहे और फिर वहां से निकल गए। उसे गुस्सा काबू करने में कई लम्हे लग गए थे। उसे इज्जत का ख्याल आया, जिसके साथ बिला वजह ज्यादती हो गई थी। उसका ख्याल आते ही वो उठा और उसी पल उसकी निगाह मेज के कोने में रखे मोबाइल पे गई। ये शायद इज्जत का मोबाइल था जो वो भूल गई थी। एक पल को उसका जी चाहा मोबाइल उठा ले। शायद इसी वजह से चंद दिन उसे मुजतबा से दूर रख पाए और फिर दूसरे ही लम्हे अपनी सोच पे तुफ भेजते हुए मोबाइल उठाए बाहर चला आया। वो उसे कुछ दूर रिसेप्शन के पास खड़ी नजर आई। इस कदर डरने की क्या जरूरत थी कि अपना मोबाइल वहीं छोड़कर गई। उसने मोबाइल उसके सामने किया, जिसे इज्जत ने कदरे शर्मिंदगी से थाम लिया। मैं डरी नहीं थी। अच्छा तो फिर? उसके जवाब पे वो यकीन नहीं कर सका। मैं अपने साथ किसी का ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा करना था जो खुद पे काबू रखने की कोशिश में मैं मोबाइल भूल गई। उसने तफसील से बताया। तो तुम्हें किसने बर्दाश्त करने का कहा था? उसकी सवालिया निगाहें उस पे मरकूज थी। मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है और पहले ही दिन कोई गलत काम करके मैं ये जॉब खोना नहीं चाहती। इज्जत हैरत से सामने खड़े इंसान को देख रही थी, जिसके साथ पहली मुलाकात कतन खुशगवार नहीं थी, लेकिन उस लम्हे बुलंद आवाज में बोलते हुए उसकी अहमियत वाजिया कर रहा था। जो वो अपनी ना मुकम्मल डिग्री और ऐसे कई दिगर वहमों का शिकार थी, वो सब खत्म हो चुके थे। मिस, आप मजीद साहिब से कहिए नए स्टाफ को मीटिंग रूम में इकट्ठा करें। वो रिसेप्शन पे बैठी लड़की को मीटिंग का कहते हुए वापस अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। इज्जत हाल की जानिब चल दी, जहां वो सब बैठे थे जो उसके सामने मुंतखब किए गए थे। दिन की उम्र नहायत छोटी हो चुकी थी और रात वसी तर होती जा रही थी। सूरज की किरणें रुखसती के सफर पर
रवां होने का इरादा करती और साथ ही हर मीनार से बंदगी का हक अदा करने की सदाएं बुलंद होना शुरू हो जाती। दिन के छोटे होने के बायस उन्होंने औरतों के लिए नशिस्त का वक्त असर से पहले रख लिया था, क्योंकि अक्सर कई खवातीन अपनी बात करने से रह जाती थी। वो औरतों के मसाइल सुनने में मसरूफ थी। जब गुल उनकी जानिब आई, बीजान जिगम साहिब आए हैं। उसने बाग का जायजा लेना चाहा और यहाँ औरतें बैठी थी। उसे कहो बाकी जगह देख ले, इस तरफ मगरिब के बाद आए। अगर उसके पास वक्त हो, उनकी बात पे गुल सर हिलाती वहां से चली गई। उनसे कुछ फासले पे बैठी नूर बाग से दूर उसे खड़ा देख चुकी थी और न जाने दिल में क्या समाई कि उठकर हवेली में वापस चली गई। राहदारी में एक दरवाजा दाएं बाग की जानिब खुलता था। वो उसी दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़ी हो गई। जालीदार दरवाजे की ओट में खड़े होने के बायस वो उसे देख नहीं सकता था। इसी ख्याल के तहत वो उसकी एक एक हरकत देख रही थी। वो हर दरख्त के सामने खड़ा हो रहा था, कभी मट्टी हाथ में लेकर देखता तो कभी पत्ते तोड़कर सूंघता। जेकम अपने काम में मुकम्मल मगन था। एक एक दरख्त का जायजा लेता। वो दरवाजे के बिल्कुल करीब आ गया। इस वक्त जिगम की नजरों से बचने के लिए नूर को वहां से हट जाना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों वो वहीं खड़ी रही। आप मुझे दिखाई दे रही हैं। उसका भरपूर मुस्कुराहट के साथ कहा गया जुमला नूरुल ऐन को शर्मिंदा कर गया। मैं इस तरफ किसी काम से आई थी, उसने दरवाजे की ओर से ही भरम कायम रखने को जवाब दिया। यकीनन ऐसी ही बात होगी। उसका मुकम्मल ध्यान बज़ाहिर दरख्तों की जानिब था, पर वो मुखातिब नूर से था और अंदाज सरगोशी लिए हुए था। मुजतबा और पुप्पो कैसे हैं? अब बिला वजह रुकना अजीब था, इसलिए उसने सवाल पूछ लिया। ठीक है। वो भी यही चाह रहा था कि बातों का सिलसिला जारी रहे। उस दिन आपको कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं, गुल ने मुकम्मल एहतियात की थी। वो उसके लिए फिक्रमंद था। ये एहसास काफी खुशकुन था और वो कितनी ही देर इस एहसास को महसूस करती रही। आप दोबारा हमारी तरफ कब चक्कर लगाएंगे? मुजतबा और पुप्पो कैसे हैं? अब बिला वजह रुकना अजीब था, इसलिए उसने सवाल पूछ लिया। ठीक है। वो भी यही चाह रहा था कि बातों का सिलसिला जारी रहे। उस दिन आपको कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं, गुल ने मुकम्मल एहतियात की थी। वो उसके लिए फिक्रमंद था। ये एहसास काफी खुशकुन था और वो कितनी ही देर इस एहसास को महसूस करती रही। आप दोबारा हमारी तरफ कब चक्कर लगाएंगी? वो जानता था उसका आना किसी मोजज़े से कम नहीं, लेकिन दिल कब ऐसे हीले बहाने मानता था। इस सवाल का जवाब मैं कभी नहीं दे सकती, या शायद किसी पुरथकन रात में पनाह की ख्वाहिश दोबारा आपके दर पर ले आए। उसने जितनी आस से सवाल पूछा, जवाब में इस कदर तिश्नगी थी। जवाब के पहले हिस्से में हकीकत पोशीदा थी और दूसरे हिस्से में दिल की ख्वाहिश जुबान तक चली आई थी। जरा रुकिए। जिगम के चेहरे पे उतरते मायूसी के साए देखना मुश्किल था, इसलिए वो पलट रही थी। जब उसकी पुकार पे वो रुक गई। ये लीजिए, मेरी तरफ से एक तोहफा। वो बंद मुट्ठी लिए दरवाजे के पास आया। ये क्या है? वो पुर इश्तियाक निगाहों से उसकी बंद मुट्ठी देख रही थी। कभी तुम किताबों में कुचली हुई तितली जो देखो तो ये जान लेना, मुझे आसमान और जमीन ने कुचल कर तुम्हारी किताबों में तितली की सूरत जफा बख्शी है। कभी फूल टूटा हुआ कोई पाओ तो ये जान लेना, मुझे मेरे अंदर ने खुद तोड़कर तेरे कदमों में नक्श कर दिया है। कभी कोई सागर उमड़ता जो देखो तो ये जान लेना, ये आंसू हैं मेरे जो अब समंदर में तूफान बने हैं। कभी फूल तितली समंदर किनारे गुजरते हुए तेज कदमों को थामे तो ये जान लेना, ये मैं हूँ जो थक कर यहाँ आ गया हूँ। हमारे लिए ऐसे दिन भी लिखे हैं कि जिनमें अनाने फना के सफर में कई दर्द झीले हैं। कभी फूल तितली समंदर किनारे, कई रूप धारे, कभी रंग खुशबू उजाला सितारे। उसने 2 उंगलियों में रंगों से भरपूर तितली थाम रखी थी, जिसकी आजाद होने की सब कोशिश नाकाम हो रही थी। मैं भी इस जैसी हूँ। उसने तितली को एहतियात से पकड़ लिया। नहीं, ये आप जैसी है, नाजुक और खूबसूरत। वो रवानी में कह गया। मैं भी इस जैसी हूँ, कमजोर और बेबस। उसने तसी की और उंगलियों को खोलकर तितली को आजाद कर दिया। वो देखते ही देखते ऊपर की जानिब उड़ते हुए गायब हो गई।
آپ کمزور نہیں ہیں نور العین، اور خود کو بے بس بھی نہ سمجھیے۔ یہاں سب آپ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے ساری اداسی چن لینا چاہتا تھا، لیکن اس کی ذات کا تقدس ایسی حرکت کی جرت نہیں دے رہا تھا۔ کچھ غموں کا علاج محبت نہیں، وہ کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند ہو رہی تھی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کے ہر غم کا علاج اس کے پاس ہے، وہ بس اس پہ اعتماد کرے، اسے آزمانے کی کوشش کرے، لیکن خاموشی سے اسے واپس جاتے دیکھتا رہا تھا۔ بڑے سے دوپٹے میں لپٹے اس کے وجود سے اداسی کی شعاعیں نکل کر اس کے وجود میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے دروازے سے دوبارہ ملنے کی آس تعویذ کی صورت باندھی اور بھاری قدموں کے ساتھ پلٹ گیا۔ سب ایک چراغ کے پروانے ہونا چاہتے ہیں، عجیب لوگ ہیں، دیوانے ہونا چاہتے ہیں۔ بازار حسن میں آج سب نے عجیب منظر دیکھا تھا۔ سب دم سادے اس ناچنے والی کو دیکھ رہے تھے جس کے پاؤں تلے دیوانوں کے دل رکھے ہوئے تھے۔ نہ جانے کس کے لیے خوشیوں سے بھر چکے ہیں دل، مکان اب یہ عزا خانے ہونا چاہتے ہیں۔ سفید فرش پہ اس کے گھول گھول گھومتے قدم کسی درد کا اعلان کر رہے تھے۔ سیاہ لباس بتا رہا تھا وہ کسی سوگ میں ڈوبی ہے، اور ایسی ڈوبی ہے کہ سارا زرق چکے ہیں، لیکن اس کے قدم رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ وہ بستیاں کہ جہاں پھول ہیں دریچوں میں، اسی نوا میں ویرانے ہونا چاہتے ہیں۔ اس نے پیام محبت لکھتے ہوئے اپنا قلم باغوں سے گزارا تھا تاکہ لفظوں سے نکلتی عشق کی خوشبو ہر طرف پھیل جائے، لیکن اب ہر خزاں تھی، اس کا قلم سوکھ چکا تھا، اور شاید محبت بھی قریب المرگ تھی۔ اس نے کمرے میں رکھے سینکڑوں خطوط آگ کی نظر کر دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تکلفات کی نظموں کا سلسلہ ہے بے سوا، تعلقات اب افسانے ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے بستر پہ ان اشیاء کا ڈھیر لگا تھا جو ایک کھوئے ہوئے تعلق کی نشانی تھی۔ ایک خالی ڈبہ بھی وہاں رکھا تھا جس میں یہ سب ڈال کر نظروں سے اوجھل کر دیا جائے گا۔ ان سب کہانیوں کا اختتام قریب تھا، جو الف لیلا داستان جیسی تھی، جن میں ملن کا کوئی تاثر شامل رہا تھا، اور اب صرف ہجر کے ترانے گائے جانے تھے۔ جنون کا زم بھی رکھتے ہیں اپنے ذہن میں ہم، پڑے جو وقت تو فرزانے ہونا چاہتے ہیں۔ کسی کا اسیر ہو جانا، میں اور تم کا فرق مٹا کر صرف ہم ہو جانا، ایسی روایات عقل مند کب قائم کرتے ہیں؟ یہ کم عقلوں کے کام ہے۔ کسی پہ مر جانا کہاں آسان ہوتا ہے، اور پھر ٹھوکر کھا کر سنبھلنے کی کوشش جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ سارا مجمع یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ستائش سے بھرپور آوازیں کب کی خاموش ہو چکی تھی۔ جام پہ جام چڑھانے والے مدہوش ہوش میں آ چکے تھے۔ پیسہ لٹاتے پروانے اپنی جگہ ساکت ہو چکے تھے۔ وہاں اب کسی کو داد دینے کا ہوش نہیں رہا تھا۔ نین تارا، اسے روکو، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ راشی بے چین سا ہو کر نین تارا کے پاس آیا۔ تم اپنا کام کرو، دیکھ نہیں رہے سب کیسے پاگلوں کی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں؟ نین تارا نے اسے سختی سے جھڑک دیا۔ وہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ یہ تو نین تارا بھی جانتی تھی، لیکن اس پاگل پن سے ہونے والا فائدہ زیادہ اہم تھا۔ راشی کو معلوم ہو گیا تھا نین تارا کچھ نہیں کرنے والی، اور نہ کسی کو کرنے دے گی۔ وہ لالی کی تلاش میں دوڑ پڑا، کیونکہ لالی ہی وہ واحد انسان تھا جو نین تارا کی جانب سے ملنے والی ذلالت کی پرواہ کیے بغیر نازنین کو روک سکتا تھا۔ اس نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا، لیکن لالی نظر نہیں آیا، سوائے سیڑھیوں کے نیچے بنے اندھیرے کمرے میں، جہاں وہ ہر ایسی صورتحال میں تنہا بیٹھ کر نازنین کا غم مناتا تھا۔ وہ حال سے دور تھا جب اسے ہر سو سناٹا سنائی دیا۔ کسی انہونی کے خیال سے وہ بھاگم بھاگ وہاں پہنچا جہاں کچھ لمحے پہلے تماشا عروج پہ تھا۔ انہونی ہو چکی تھی، لیکن اس انہونی کو کوئی نام نہیں دے پایا۔ نازنین ایک اجنبی کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ وہ صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آنے والا نازنین کی بدقسمتی تھا یا ان کی